रासायनिक अभिक्रिया के उसके समीकरण। आज जो हम कल बताए उसके आगे अब चलेंगे। कल यह बताया गया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यही बताया गया था। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या था? पहला फिर से आगे देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद बताया गया था उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। और यही दोनों जो साथ में कंबाइन होता था उसी को बोला जाता था रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया हम बताए। और उसके बाद यह बताया गया था क्या कि संयोजन अभिक्रिया वही बोला जाता था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बोला एक तरह से बोला जाता था क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद और इसमें इस चैप्टर में और दो टॉपिक है। उसके बाद है संक्षारण और उसके बाद है विकृत गंधिता। ये आज हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर का आज हम लोग कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। चलिए एक एक करके आप समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसी में आ गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और गंधिता। ये सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आगे देखिए क्या है मेरा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सुनिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का निर्माण करता है। कितने उत्पाद का निर्माण करेगा? एक। क्या बोला गया है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक किसको कहते थे? कल बताया गया था जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो अब अभिकारक किधर होता है? पैरों का लेफ्ट हैंड साइड में। इधर कम से कम कितना रहना चाहिए? दो या दो से अधिक। मान के चलिए रहा A प्लस B, एग्जाम्पल समझिए, A प्लस B
अब इधर जाके उत्पाद में क्या बनेगा, ए बी, ये हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा उत्पाद में केवल एक ही रहना चाहिए, उत्पाद में केवल क्या रहना चाहिए, एकल। एकल मतलब एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो वैसे रासायनिक समीकरण को या वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। फिर से जब दो या दो से अधिक अभिकारक है ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल मतलब एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे कल ही बताया गया था कौन सा अभिक्रिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, MgO। ये भी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। एग्जांपल दे, कभी भी एग्जाम में यदि आ गया कि नहीं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसको परिभाषा देना है और एग्जांपल कंपलसरी देना है। एग्जांपल देना और फिर ये भी बताया गया था, क्या बताया गया था, एग्जांपल के साथ साथ उसको संतुलित करके लिखना है। ऐसा नहीं कि कंकाली समीकरण लिखना है कि अनबैलेंस करके लिखना है, संतुलित करना अनिवार्य है। तो कभी भी किसी चीज का परिभाषा है, संयोजन का, वियोजन का, विस्थापन का, द्विविस्थापन का, उपचयन का, अपचयन का, रेडॉक्स का, तो उसके साथ एग्जांपल देना है और एग्जांपल के साथ साथ उसको जो एग्जांपल दिया जाएगा, जो रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा, उसको हमेशा संतुलित करके ही लिखना है। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा सभी को, क्या कि वैसे अभिकारक मतलब वैसे दो या दो से अधिक अभिकारक है ना मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया गया, देखिए कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। उसके साथ कौन मिलाया, H2O। देखिए यहाँ पे पहले भी बताया गया था कि इसको अधिक और बेटर रहेगा जब इसको भौतिक अवस्था में लिखेगा। किस अवस्था में, भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। उसके साथ जल को अभिक्रिया की, जल का क्या की, अभिक्रिया की, जिससे क्या बना, CaOH ट्वाइस, जिसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। उसके साथ क्या निकल रहा है, उष्मा। उसके साथ क्या निकल रहा है, उष्मा। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ देखिए उष्मा निकल रहा है ना, ये तो संयोजन अभिक्रिया है, ये तो संयोजन अभिक्रिया है ही, संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन इसके साथ क्या उत्सर्जित हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रहा है। तो उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये एग्जांपल आप दे दीजिए, या जो आपको आसानी लगे। ये भी कल में बताया गया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, CO2। ये भी किसका समीकरण है, संयोजन अभिक्रिया का इक्वेशन, समीकरण है ना। तो क्या हो रहा है, बिना बुझा हुआ चूना को H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, यानी कि बुझा हुआ चूना। उसके साथ क्या बनाता है, उष्मा, यानी उसके साथ क्या निकलता है, उष्मा। तो उष्मा निकला, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। और ये तो हमको पता है कि देखो यहाँ पे दो अभिकारक है, अभिकारक कितने हैं, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद। ये केवल उत्पाद बना रहा है, ये बस कौन सा, बुझा हुआ चूना। तो ये मेरा एग्जांपल किसका हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। अब आगे अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो बुझा हुआ चूना आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, बुझा हुआ चूना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, घर तो क्या करते होंगे, सफेदी करते होंगे, क्या करते होंगे, सफेद। तो इसी का यूज किया जाता है, बुझा हुआ चूना। वही बोला गया है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को क्या करता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। हम लोग घरों में जो दीवारों में सफेदी करते हैं वो क्या रहता है, बुझे हुए
चुने रहते हैं, उसी को दीवार में क्या जाता है, सफेदी किया जाता है। तो कैसे होता है देखो, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है के साथ धीमी गति से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। मतलब जब हम लोग दीवारों में सफेदी करते हैं, दीवारों में क्या करते हैं, सफेदी, तो सफेदी करने में वो तो सफेदी क्या रहता है, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हवा में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वो क्या करता है, धीमी गति से क्या कर लेता है, अभिक्रिया यानी रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करता है उसके साथ करके दीवारों पर क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र क्या था, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है किसके साथ अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन अभिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है ना। अब याद है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, तुरंत नहीं, 2-3 दिन बाद कार्बोनेट का निर्माण होता है। कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का क्या होता है, निर्माण होता है। और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। क्या जाती है, चमक, यानी पूरा लाइटिंग देने लगेगा। रोचक बात यह क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इस संगमरमर का भी फॉर्मूला है, सूत्र है। संगमरमर का भी क्या सूत्र है, जैसे हम लोग संगमरमर घरों में कहते हैं ना, नीचे कहीं पे भी, तो संगमरमर का भी सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसका इक्वेशन में देख लीजिए, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। क्या बना रहा है, CaCO3 यानी कैल्शियम, ये लिखा कैल्शियम कार्बोनेट साथ में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना रहा है, H2O। ठीक, ये याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो हम लोग दीवारों में सफेदी करते हैं, तो सफेदी करने से क्या वो निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होता है, जिसके कारण दीवारों में चमक आ जाती है। और उदाहरण अभी ये बता दिया था, कार्बन प्लस O2 क्या हो गया, CO2, हाइड्रोजन प्लस O2 H2O, ये सारे क्या है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसमें तत्व या यौगिक संयोग करके यानी मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का क्या करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। अब बोला देखो भाई, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जो अभी पहले एग्जाम्पल बताया गया था, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। क्या उत्पन्न, मतलब उसमें उष्मा प्रोड्यूस होगा, उष्मा उत्सर्जित होगा, उष्मा निकलेगी, तो उसको क्या बोला जाता है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो पहला एग्जाम्पल है, अगला दूसरा भी ले सकते हैं। क्या, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे प्राकृतिक गैस क्या हो गया, CH4, क्या हो गया, इसको बोला जाता है मीथेन। क्या बोला जाता है, मेथेन गैस है। मेथेन गैस को किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बन रहा है, H2O, उसके साथ क्या निकल रहा है, ऊर्जा यानी कि उष्मा तब नहीं ऊर्जा प्रोड्यूस होगा, तो उष्मा निकल रहा है। तो ये क्या कहलाया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहलाया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया करने के साथ साथ क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है, ऊर्जा। उसे क्या बोला जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन हो सकता है, हम लोग जो श्वास लेते हैं, हम लोग जो क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। तो श्वास लेने में या पाचन करने, श्वसन में या फिर पाचन करने, जो पाचन क्रिया होती है, वो सब सारा क्या है,
उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि जैसे हम श्वास लेते हैं, क्या लेते हैं? श्वास, तो उससे भी क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? वही ऊर्जा से हमारा बॉडी क्या होता है? मूवमेंट होता है, काम करता है। कोशिकाएं क्या करती है? काम करती है उस ऊर्जा के कारण से। तो हम लोग जो श्वास लेते हैं वो भी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो पाचन होता है वो भी मेरा क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि उससे भी क्या निकलता है? उष्मा निकलता है या फिर ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा। वही बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ, देखिए कैसे। हम सब जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। देखिएगा, जब कोई फास्टिंग में रहता है तो क्या होता है? दिन भर तो खाना नहीं खाता है, तो जब दिन भर खाना नहीं खाता तो उसको देखिएगा काम करने में थोड़ा सा आलसपन होता है। क्या आता है? वो सोचेगा कि क्या कि हम लेटे रहे हैं, दिन भर क्या रहे? लेटे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो कुछ खाना खा नहीं रहा है। तो काम करने में, यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट करने में थोड़ा क्या होता है? कोई भी काम करने में आलस आने लगता है ना? एनर्जी नहीं मिल पाता है। वही बोलता है एनर्जी नहीं मिल पा रहा मतलब ऊर्जा नहीं मिल पा रहा। कि हम काम कर रहे हैं, हमको एनर्जी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? तो एनर्जी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एनर्जी प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ खाया हुआ नहीं है। तो जब आदमी जीवित रहने के लिए ऊर्जा का जरूरत होता है, और ऊर्जा कहाँ से आता है? या ऊर्जा जो है हमें भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। पाचन क्रिया के समय जितने भी खाद्य पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये पाचन में बताया गया है, टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड का कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, आलू, ब्रेड इस सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, किसे? ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन है। इसका आगे देखेंगे अध्याय 6 में। अगला क्या बोले? साग सब्जी यानी वनस्पति जितना भी है उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना। मतलब जैसे आप लोग साग सब्जी जो हो गया है ना, साग सब्जी जैसे हो गया, उसके बाद उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। लेकिन उसको आप एक गड्ढा में जमा कर दीजिए। एक गड्ढा में क्या करते जाइए? जमा करते जाइए। तो पता चलेगा कि उससे भी क्या उत्पन्न हो रहा है? उष्मा उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? उष्मा, कंपोस्ट। अब अगला ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब अपघटन। वियोजन मतलब अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जब एकल उल्टा संयोजन का एक तरह से उल्टा है। जब एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक टूटकर जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उल्टा है। संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक है ना मिलकर एकल उत्पाद बनाता। यहाँ उल्टा है। एकल अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट है। एग्जाम्पल क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 किसकी उपस्थिति में? उष्मा। देखो कोई भी चीज अकेले टूटता नहीं, उसको कुछ ना कुछ जरूरत, उसको कुछ ना कुछ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ का यूज किया जाता है। कोई भी चीज होता है तो मिक्सिंग, तो उसी तरह से यहाँ एकल अभिकारक टूटेगा कैसे में? तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो उसको यहाँ पे किसका जरूरत पड़ गया? उष्मा का। कहीं पड़ जाएगा विद्युत अपघटन का, कहीं पड़ जाएगा सूर्य का प्रकाश का। मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, बिना अकेले ऊपर टूटने वाला नहीं। बाहर से कुछ दीजिए। वही बोला FeSO4 जब उसको उष्मा की जरूरत पड़ती है। किसका जरूरत पड़ती है? उष्मा की जरूरत। तो FeSO4 जो हो गया फेरस सल्फेट। क्या हो गया? फेरस सल्फेट।
तो फेरस सल्फेट को जब उष्मा का जरूरत पड़ा ये टूट गया। देखो फेरिक ऑक्साइड में फिर क्या बना SO2, फिर क्या बना SO3। और इधर ध्यान दो, इधर क्या रहा एकल अभिकारक, क्या रहा एकल अभिकारक, एकल अभिकारक। और इधर देखो क्या हो कितने उत्पाद हो गए, तीन उत्पाद हो गए, है ना। तो वही बोला गया एकल अभिकारक टूट कर किसी की उपस्थिति में, तो किसकी उपस्थिति में हो रहा है उष्मा की उपस्थिति में। तो फेरस सल्फेट उष्मा की उपस्थिति में क्या क्या करता है, टूट के फेरिक ऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। तो ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, वियोजन अभिक्रिया। किसका है, वियोजन अभिक्रिया, या फिर बोला जाता है इसी को अपघटन। क्या बोला जाता है, अपघटन मतलब ये टूटना। इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से समझिए टूटना। क्या होता है, टूटना। अरे यही वाला क्या हो रहा है, टूट के देखो तीन भागों में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये क्या है, कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वही बोला गया यहाँ पे इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी अभिकारक, एकल मतलब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, या एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको किसका जरूरत पड़ रहा है, उष्मा का जरूरत पड़ रहा है। किसका जरूरत पड़ रहा है, उष्मा का जरूरत पड़ रहा है। तो इस इक्वेशन को बोल सकते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको किसका जरूरत पड़ रहा है, उष्मा का जरूरत पड़ रहा है। किसका जरूरत पड़ रहा है, उष्मा का। उष्मा का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए ये पूरा इक्वेशन क्या कहलाएगा, ये पूरा समीकरण क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। या फिर जहाँ ऊर्जा का जरूरत पड़े, क्या जरूरत पड़े, ऊर्जा का जरूरत पड़े, तो भी वो क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। देखो इसमें अब टेम्परेचर का जरूरत पड़ा, तापमान का जरूरत पड़ा। इसमें किसका जरूरत पड़ा, इस एग्जांपल तापमान PbNO3 ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट। इसका किसका जरूरत पड़ा, तापमान का। यहाँ क्या हो गया, एकल अभिकारक हो गया। अब एकल अभिकारक देखो उत्पाद कितने आ गए, तीन उत्पाद कितने आ गए, तीन, है ना। क्या क्या, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल फिर किसका आ गया, मेरा वियोजन अभिक्रिया का। किसका आ गया, वियोजन अभिक्रिया का। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में भी टैप था, उसमें उष्मा का जरूरत पड़ा। इसमें किसका जरूरत पड़ा, ताप का जरूरत पड़ा। किसका जरूरत पड़ा, ताप यानी टेम्परेचर का जरूरत पड़ा। आगे इसमें देखिए जब वियोजन अभिक्रिया आएगा, तो कोशिश कीजिएगा ये एग्जांपल थोड़ा ज्यादा इजी है, इसको देने का कोशिश कीजिएगा। यदि आया तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे AgCl यानी क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देता है, सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। तो इधर देखो एकल अभिकारक, इधर भी क्या है, एकल अभिकारक। और इधर क्या है, दो है ना, एक और दो उत्पाद बनाया, दो उत्पाद का निर्माण हुआ, दो उत्पाद का निर्माण हुआ। ये भी क्या कराया, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ भी सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है, ये भी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाया, सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर और क्या बनाया, ब्रोमीन। तो ये सारे एग्जांपल किसके एग्जांपल हैं, ये दोनों वियोजन अभिक्रिया के। किसके, वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल। ठीक है, किसके एग्जांपल है, वियोजन अभिक्रिया के। यहाँ पे बोल दिया है क्या, देखिए आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर के साथ है, श्वेत रंग सिल्वर एक तरह से याद रखें, Ag है ना, सिल्वर को ही बोला जाता है चांदी। क्या बोला जाता है, चांदी। हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, चांदी।
तो सिल्वर चांदी कैसा रहता है, श्वेत रंग का होता है। लेकिन जैसे इसको सूर्य के प्रकाश में लाएंगे, क्या लाएंगे, तो सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होता है। पहले सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है, दूसरा रंग का होता है। अब जब प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, मतलब अलग अलग बढ़ जाता है, अलग अलग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपका वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट है। वियोजन अभिक्रिया अब देखेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिससे अधिक अभिक्रियाशील धातु को यौगिक में से विस्थापित करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, याद रखिएगा। इस क्रियाकलाप अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब विस्थापन अभिक्रिया पहले एग्जांपल समझिए। क्या समझिए, एग्जांपल। ये क्या है, आयरन, क्या है, आयरन Fe, उसके बाद क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4। उसके बाद ये दोनों अभिकारक, ये दोनों अभिकारक, ये दोनों अभिकारक मिल के देखो यहाँ इधर क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu। मतलब यहाँ याद रखेगा Fe जो है यहाँ Cu है ना, Fe और क्या है Cu। Fe क्या है, Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है। Fe जो है Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करता है, इसके जो आयनिक होगी, इसके जो आयनिक होगी ये अपने पास क्या करते हैं, विस्थापन कर देते हैं। क्या कर देते हैं इससे, यहाँ ध्यान दीजिए, आयरन और ये क्या है, कॉपर। तो आयरन से, तो ये इसको आसान तरीका से समझना, तो पहले इसको समझिए। जैसे ए दे दिए, यहाँ दे दिए क्या BC, ये दे दिए, यहाँ क्या दे दिए BC। तो ये C कहाँ चला जाएगा, इसके पास, यानी क्या हो जाएगा AC प्लस B, AC प्लस B। ये कह रहा है आपका विस्थापन। अरे दी विस्थापन से और आसान है। जैसे यहाँ दे दिया AB, यहाँ दे दिया CD, ये द्वीप विस्थापन का बता रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, D वाला इसके साथ आ जाएगा और D वाला इसके साथ चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा AD प्लस CB। क्या बन जाएगा, CB। ये विस्थापन और द्वीप विस्थापन आसान है। बस खाली क्या करता है, उसके आयनों का, इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। इसमें द्वीप विस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। लेकिन इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील। देखिए वही बताया गया यहाँ पे कि जिंक तथा लेड, यहाँ है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील। यहाँ जो कॉपर है, यहाँ क्या है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये क्या है अभिक्रियाशील। अभिक्रियाशील मतलब ज्यादा ये रिएक्टिव, ज्यादा क्या है रिएक्टिव है। तो वही बोला जिंक और कॉपर, तो जिंक और कॉपर में ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसका जो आयनिक है, इसका जो यौगिक है, ये SO4 किसके पास, ये जिंक क्या करता है, इसको विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित मतलब हटा देना, विस्थापित मतलब क्या कर देना, उसको हटा देना। SO4 को हटा दिया, SO4 को क्या कर दिया, और बोला कि ये SO4 को क्या बोला कि तो उससे तुम हट जाओ, उससे तुम, ये कमजोर है, ये क्या कमजोर है, ये क्या ताकतवर है। बोला कि तुम उसके साथ दोस्ती नहीं करो, तुम क्या करो, मेरे साथ दोस्ती करो, हम तुमको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट देंगे, सुरक्षा देंगे। तो वही SO4 फिर कहाँ चला जाता है, ZN के पास चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी ये ज्यादा ताकतवर है, बहुत सारे रसायनों के साथ क्या कर सकता है अभिक्रिया। तो कॉपर ये एक तरह से इसके साथ कमजोर है, कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक बोला कि नहीं हम ताकतवर है, किससे, कॉपर से, तो तुम उससे दोस्ती नहीं करो, किससे करो, हमसे करो। तो वही SO4 क्या करता है, इसको तोड़ देता है। जिंक क्या करता है, इसको तोड़ देता है, दोनों में दोस्ती इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो कॉपर अलग हो गया, SO4 अलग, तो SO4 अलग हो गया तो फिर अकेले रहेगा नहीं, तो फिर कहाँ चला जाता है, जिंक के पास। वही जिंक के पास चला गया, ZnSO4 प्लस C। वही एग्जांपल ऊपर में भी, वही एग्जांपल कहाँ था, ऊपर में Fe, यहाँ भी Fe क्या बोला, कॉपर क्या बोला कि तुम इसके पास मत रहो, इसके पास मत रहो, कहाँ चला जा, Fe के पास। तो हो गया FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। याद रखिएगा अधिक अभिक्रियाशील
है ना, अधिक अभिक्रियाशील यौगिक क्या करता है, कम अभिक्रियाशील यौगिक में बना जो यौगिक उसके साथ इंक्लूड रहता है उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और विस्थापित करने के बाद उसको क्या हो गया, विस्थापित करना मतलब हटा देना, अलग कर देना, है ना। तो और वो क्या करता है, फिर वो उसके साथ आ जाता है तो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया ये भी एग्जांपल आ गया। देखो पीबी यानी लेड अधिक है तो फिर क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड है, क्या है, कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे पीबी है, कॉपर क्लोराइड है, तो क्या हुआ यहाँ पे एक क्लोरीन जो है, क्लोरीन पे कहाँ चला जाएगा, पीबी के साथ, किसके साथ चला जाएगा, पीबी के साथ, हो जाएगा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड और कॉपर फिर क्या हो गया, ये कहलाया विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाया, विस्थापन अभिक्रिया। इससे और आसान कौन है, द्विविस्थापन। कौन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में कुछ नहीं, केवल क्या होता है, द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। मतलब जैसे ए अभी बताएं, ए बी और इधर क्या लिए सी डी, तो जब ये रिएक्टिव करेगा तो ए के साथ आ जाएगा डी और सी के साथ आ जाएगा डी। ध्यान दीजिए क्या यानी ये डी वाला कहां चला गया, बी के पास, और बी वाला कहां, सॉरी ये डी वाला किसके साथ चला गया, ए के साथ, और बी वाला किसके साथ चला गया, सी के साथ। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का मतलब तुम दो तब हम देंगे, तुम दो तब हम देंगे, यानी अपना अदला बदली कर रहा है। क्या कर रहा है, अदला बदली। अदला बदली वही हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब अपने आयनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान, मतलब देना और लेना, देना और लेना। यही होता है ना, साझेदारी एक तरह से समझ सकते हैं इसको। क्या समझ सकते हैं, साझेदारी, यानी तुम दिया हम भी दिए, है ना। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसका एग्जांपल देखिए, वही है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। यहाँ कौन वाला आयन का आदान प्रदान होगा, अपना गैस कीजिएगा। क्या, यहाँ पे SO4 है, यहाँ Cl2 है, तो क्या बोलेगा, Cl2 यहाँ चला आएगा और SO4 यहाँ चला जाएगा। आयो ना, आयनों का आदान प्रदान। Cl2 कहाँ आ जाएगा, Na के साथ, और SO4 कहाँ चला जाएगा, Ba के साथ। देखो Ba क्या बन गया, SO4, और Na के साथ कौन है, क्लोरीन, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। ये एग्जांपल आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब आगे विस्थापन द्विविस्थापन हो गया। अब आते हैं उपचयन और अपचयन। अब क्या आते हैं, उपचयन और अपचयन। इसमें बहुत आसान है, इसमें बहुत आसान से टॉपिक है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन किसी का ना छूटे। उपचयन और अपचयन, इसको आप पहले सरल भाषा में समझ लीजिए। उपचयन, इसको उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन किसको कहते हैं, तो सब देखिए, उपचयन बहुत आसान है। उपचयन इसमें याद रखिएगा, ऑक्सीजन का ब्रीथिंग, ऑक्सीजन का ब्रीथिंग और हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का क्या ह्रास हो, तो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो, ऑक्सीजन का क्या वृद्धि हो, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास, मतलब कमी। ह्रास मतलब कमी, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए। तो ऑक्सीजन बढ़ गया तो समझो उसका क्या हो रहा है, उपचयन। यानी जिस
यौगिक में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है, वो कहलाता है उपचयन। और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का क्या ह्रास हो, कमी हो, ऑक्सीजन का क्या हो, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो, कमी हो, तो क्या कहलाता है, अपचयन। अब यहाँ एग्जांपल से समझिए, यहाँ देखिए CO प्लस क्या है, O2 है। देखो कार्बन पहले अकेले था, कार्बन पहले क्या था, अकेले, यहां से जैसे आया तो कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन के साथ सॉरी कॉपर यहाँ था और ऑक्सीजन था, तो कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, कॉपर में क्या मिश्रण वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि। कॉपर पहले अकेले था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि। मतलब ये कौन सा समीकरण है, उपचयन, किसका है, उपचयन। जस्ट उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन ह्रास हो जाए, जैसे क्या एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड CO है, अब इधर देखो कॉपर क्या हो गया है, अकेले, यानी इसका क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन, क्या हुआ, अपचयन। तो वही यहाँ पे बताया गया है क्या, कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, तो कहते हैं उसका क्या हुआ, उपचयन, क्या हुआ, उपचयन। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास, मतलब हानि, लॉस, तो कहते हैं उसका क्या हुआ, अपचयन, क्या हुआ, अपचयन। मतलब याद रखिएगा, ऑक्सीजन का वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन। अब यह जब दोनों मिलकर होगा, दोनों मतलब एक ही समीकरण में होगा, उपचयन और अपचयन दोनों एक, देखो इसमें मान के चलो खाली क्या हो रहा था, उपचयन, इसमें केवल क्या हो रहा था, उपचयन, इसमें भी अलग अलग था, यही वाला दोनों एक ही में रहे, उपचयन और अपचयन दोनों एक ही में रहे, तो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसमें देखिए अगला एग्जांपल यही मिलेगा, देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ सॉरी बार मिस्टेक हो रहा, कार्बन के साथ क्या है, सॉरी कॉपर, क्या है, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकलने केवल क्या रहा, कॉपर, यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास। तो यहाँ पे कॉपर है ना, यहाँ देखो कॉपर खाली बचा, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन अकेले है, हाइड्रोजन क्या, अब इधर देखो हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि, तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन। ये देखो दोनों एक ही इक्वेशन में हो रहा है ना, दोनों क्या हो रहा है, एक ही इक्वेशन में हो रहा है, इसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। अब आगे ये यहाँ पे बताया गया, देखिए आगे, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, एगो क्या होगा, उपचयित होगा, और दूसरा क्या होगा, अपचयित होगा, एगो क्या होगा, उपचयित, और एगो क्या होगा, अपचयित होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, उपचयन या अपचयन बोलो, या फिर क्या बोलो, रेडॉक्स बोलो अभिक्रिया में। जैसा भी यही एग्जांपल बताया गया था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, केवल यहाँ कॉपर आ गया, और इसका क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन इधर हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, इसका क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। वही हो गया, यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक इधर आके केवल क्या रहा, जिंक, इसका क्या हो रहा है, अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ देखो कार्बन अकेले है, इधर आके कार्बन ऑक्साइड हो गया, है ना, इसका क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये क्या कहलाया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाया, सॉरी, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या कहलाया, रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे 2 टॉपिक बचा है, क्या क्या? संचारण। अगला क्या है? संचारण। संचारण किसे कहते हैं? तो देखिएगा आप, यहाँ पे आप देखिएगा घरों में खास करके ज्यादातर ये आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाएगा। घरों में आप लोहा का गेट है या लोहा का रेलिंग दिया हुआ है छत के ऊपर कहीं पे, या छड़ रखे हुए हैं, तो देखते हैं धीरे 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 उसका कलर क्या हो जाता है? भूरा रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा रंग हो जाता है। उसका भूरा रंग होना वही उसका क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। मतलब लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना ही क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारण। वही बोला गया है क्या कि लोहे से बनी वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ है धातु भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चांदी हो गया, तांबा। चांदी को रहते रहते कैसा हो जाता है? चांदी अगर रहते रहते कैसा हो जाएगा? काला हो जाता है। तांबा को रखो तुम तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तांबा हरा रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा रंग। तो ये कैसे होता है? तो वायुमंडल में जो हमारे एटमॉस्फेयर में किसके आर्द्रता के कारण, किसके कारण? आर्द्रता मतलब उसमें पानी की बूंदे रहता है, वो सारे गैसेस से वो क्या कर देती है? अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है? अभिक्रिया। अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाने लगती है। तो ये बोला कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है तब ये क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संचारित। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे अभी हम बताएं क्या, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संचारण का उदाहरण है। तो संचारण है, इसका बहुत सारा दिखेगा। इसे दिखेगा लोहा गाड़ी उड़ी रखा रहता है तो दिखेगा धीरे धीरे जंग लगते लगते गाड़ी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और धीरे धीरे टूटने लगता है ना। बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े पुल, जंग धीरे धीरे, लोहे का पुल है तो धीरे धीरे जंग लगेगा तो पुल धीरे धीरे क्या होता जाता है? कमजोर हो जाता है। मतलब वो उसको संचारित कर रहा है। लोहा क्या हो रहा है? धीरे धीरे संचरण हो रहा है, संचारित हो रहा है। इसका उपाय है जो अगला हम लोग पढ़ेंगे जब का धातु और अधातु में पढ़ेंगे क्या कि कैसे होता है, या फिर अगला चैप्टर में भी मिलेगा कि इसका उपयोग कैसे है। जैसे उसमें क्या करते हैं? लेपन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेपन, है ना। लेपन लगाते हैं। तेल देखिएगा पहले के जमाने में क्या करता था, जितना भी जहाँ पे वो लोहे के होता था उसमें तेल लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था? तेल। अभी भी देखिएगा लोहा वगैरह क्या करता है? तेल लगा देता है, जिसके कारण से बाहर से आर्द्रता का संपर्क ना आए, संपर्क नहीं आएगा फिर वो जंग नहीं लगे। ठीक है, तो संचारण का उसका क्या उपाय है? एनोडीकरण होता है। आगे अगला टॉपिक है वृत्त गंधिता। अगला टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब आप देखिएगा कि कोई भी खाद्य पदार्थ वही बोला गया वसायुक्त अर्थात तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है, बहुत दिनों तक रखो, क्या करो? बहुत दिनों तक रखो, तो उसका स्वाद तथा गंध कैसी होती है? पता चलेगा कि गंध या स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा नहीं लगता है, या फिर उसका गंध देने लगता है, सेंट देने लगेगा, है ना। तो वही उसका क्या कहलाता है? विकृत गंधिता क्या कहलाता है? विकृत। तो वह कहा था उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उसके स्वाद और गंध क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसीलिए प्रायः इसको उपचयन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ये औद्योगिक में रहता है। जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं, क्या खाते हैं? चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, तो देखिएगा कि जितना कुरकुरे नहीं रहेगा उतना ज्यादा उसमें क्या रहता है? हवा रहता है ना। लेस खाइए, जितने भी आप खा रहे हैं, जितने भी पैकेट वाला आता है नमकीन से लेके जितना भी है, जितना भी खाए तो देखिएगा कि जितना फूड नहीं रहता उससे ज्यादा उसमें गैसें भरी, तो वो गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करता है? उसको सुरक्षा करता है। किससे? उपचयित होने से। किससे होने से? उपचयित, जिसके कारण से वो बहुत लंबे समय तक क्या रहता है? फ्रेश रहता है, या फिर अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। इसलिए जितना भी आप चिप्स वगैरह पैकेट देखिएगा
जितना आप खाने वाले फूड का पैकेट देखिएगा सब में कौन सा गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, जिसके कारण से वो लंबे दिनों तक या लंबे समय तक टिक सके, चल सके। तो वही हो गया विकृत गंधीयता को रोकने का। विकृत गंधीयता किसे कहते हैं, जब कोई वसा युक्त या तेलीय पदार्थ को बहुत लंबे समय तक रखें तो उसके बाद पता चलता है कि उसका स्वाद चेंज हो गया, उसका गंध में चेंज हो गया, एक तरह से खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। तो वही कहलाता है उसका क्या, विकृत गंधीयता। ये आप लोग का चैप्टर का यही तक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बोलिए तो समीकरण को संतुलित करना वो कंपलसरी रहता है। उसके बाद परिभाषा तो आसान था, परिभाषा क्या था, आसान था। एक बार बोलिएगा तो फिर से रिपीट कर देंगे, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। और शॉर्ट प्रकार में पहला क्या बताए थे, संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, पांचवा यहां लिख रहे हैं उपचयन, अपचयन, और इसी को बोला जाता है रेडॉक्स, है ना। तो संयोजन कब होता है, जब दो या दो से अधिक कारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। इसके साथ अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके साथ क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी। क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। ये हो गया संयोजन। वियोजन जस्ट उल्टा, एकल अभिकारक जैसे ए बी, एकल अभिकारक हो गया, टूटकर किसी की उपस्थिति में यहाँ ऊष्मा भी रह सकता है, ताप रह सकता है, सूर्य का प्रकाश रह सकता है, विद्युत अपघटन रह सकता है, विद्युत यानी करंट भी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कुछ भी रह सकते हैं। एकल अभिकारक इसके उपस्थिति में या ऊष्मा रहेगा, ताप रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा, विद्युत रहेगा, इसकी उपस्थिति में टूट के यानी दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वियोजन। और वियोजन में देखो यहाँ ऊष्मा का जरूरत पड़ रहा है, ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, तो कहलाता है ऊष्मा शोषी। क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी कहलाता है। उसके बाद है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील, जैसे ये यहाँ लिखती है बी सी, तो ये अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रिया, ये कम है, ये क्या है, अधिक है। तो अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील वाले यौगिक के आयनों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित। ये वाला कहाँ आ जाता है, तो इसका आयनिक यौगिक इसके पास आ जाता है, क्या हो जाता है, AC+D। ये कहलाता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, विस्थापन। अगला आया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। भाई बताए थे साझेदार, क्या बताए थे, साझेदार यानी पार्टनरशिप। तुम दे रहा है हम भी लेंगे, तुम दे रहा है तो हम भी लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम हम तुमको दे दिया तो तुम साइलेंट हो गए, हमको भी चाहिए। तो वही हो गया द्विविस्थापन। मतलब कैसे होगा, द्विविस्थापन में कैसे होगा, जैसे A के साथ B, C के साथ D आया, तो क्या हो गया, D वाला इसके पास गया और B वाला इसके पास गया। मतलब क्या बन गया, AD+, यहाँ से C है ना, C के साथ क्या बन गया, B। ये हो गया द्विविस्थापन। मतलब आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का क्या है, आदान प्रदान, तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। उसके बाद क्या है मेरा, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। और जब वैसा समीकरण तो दोनों हो, उपचयन और अपचयन, अभिकारक में उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, जब दोनों एक साथ हो तो उपचयन अपचयन बोलो या फिर रेडॉक्स हो। ठीक है, आज आप लोग का चैप्टर यही तक। इससे आपको नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए, खास करके संतुलित करने वाला बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।